फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहतर अपने लाइफ में अपने हिसाब से आप कर रहे होंगे। ठीक, करना भी चाहिए। ठीक है, जितना हमसे हो सकता है उतना अपना एफर्ट देना चाहिए। चलिए, तो ये सब बात बाद में होगा, क्लास चलते चलते होगा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों से, वो 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला हम डिस्कस करेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में। सहसंयोजक बंध, ठीक, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, सिग्मा क्या होता है, बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, ये सब, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है। फिर दूसरा हम देखेंगे उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध, ठीक। जब ये दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लुईस डॉट संरचना। आज के लेक्चर में ये 3 चीजें होंगी। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, तो चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है उप सहसंयोजक बंध। ठीक, इसका नाम क्या है, उप सहसंयोजक बंध। आज का टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल होगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है नहीं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब वो बताता है कि जो सहसंयोजक बंध होता है ना, उससे जो बॉन्ड बनता है और जो कंपाउंड होता है तो वो कैसे कैसे जुड़ करके बनाया जाता है। ठीक, तो उसके विषय में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। वो पूरा कंप्लीट लेक्चर होगा लुईस डॉट संरचना पर, क्वेश्चंस पर। ठीक है, उसके बाद हम आगे कुछ और बातचीत करेंगे। ठीक है, वेस्पर पढ़ेंगे, मोटिव पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जो है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, चाहे आप कहीं के लिए भी पढ़िए, ठीक, चाहे यहाँ मतलब कहीं के लिए कहने का मतलब है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए, चाहे आप सीयूईटी एग्जाम के लिए देखिए, ये आप लोग के लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध के विषय में। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं कि जो सहसंयोजी यौगिक है वो क्या है, या सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हम कई बार जिक्र कर भी चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ठीक, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जैसे स्कूल में होता है ना कि भाई हम आपको हिंदी का किताब बुक कॉपी दे रहे हैं तो आप हमको इंग्लिश का दे दीजिए, एक कॉपी के बदले एक कॉपी ले लिए। ठीक, तो ये बराबर का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो एक कॉपी दिए, एक कॉपी ले लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो सहसंयोजी बंध है, यहाँ पर सहसंयोजी बंध भी कुछ ऐसा ही बनता है। एक एक इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, या दो दो इलेक्ट्रॉन की, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी लेकिन बराबरी में। ठीक, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी लेकिन बराबरी में। तो बराबरी में साझेदारी होती है जब इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं, या उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, बराबर की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसको क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध। अब इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, CH4, इसका नाम है मेथेन। कभी यूपीएससी आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हम बताएंगे कि मेथेन क्या है, एथेन क्या है, कैसे बनता है, पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तक खैर वो नहीं आएगा। देखिए मेथेन क्या है, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष मतलब बाहरी वाले, बाहरी कोष में। ठीक है,
और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, कार्बन पर थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6, हो गया 2,4। ये हो गया इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश वाला। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? बाह्यतम कोश का। अब इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। हर एलिमेंट चाहता है कि हम अष्टक, भाई जो भी हो रहा है ना, चाहे सहसंयोजक बंध बना रहा है, चाहे उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, ठीक, चाहे वो आयनिक बंध बनाए, सब चीज एक काम, एक चीज के लिए कर रहा है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। सब कामों किस लिए कर रहा है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक, चलिए, तो सहसंयोजक बंध क्यों बनता है? हर एलिमेंट चाहता है कि हम अपने हम मतलब हमारे पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रहे। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इसका बात नहीं करेंगे। हाइड्रोजन को छोड़कर के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब चाहते हैं कि हमारे बाह्यतम कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहे। 8 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट होना, 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा होना ही कहलाता है अष्टक पूरा होना। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब अष्टक। तो हर एलिमेंट चाहते हैं कि हमारा जो अष्टक है वो क्या रहे? कंप्लीट रहे। ठीक, तो होता क्या है कि भाई कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 काम कर सकता है। अष्टक पूरा करने के लिए, भाई अष्टक पूरा करना नहीं, इसका मेन होता है ना कि कोश पूरा करना है। ठीक, एक हम नाम जरूर यूज कर लेते हैं कि अष्टक पूरा करने के लिए, लेकिन जो मेन होता है ना, मेन बात क्या होता है कि भाई वो अपना कोश भरना चाहता है। क्या भरना चाहता है? कोश। जैसे हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पे क्यों संतुष्ट है? क्योंकि हाइड्रोजन पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है, इसलिए हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट रहता है। ठीक, कार्बन कार्बन के पास कितना है? 1 2, और बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। तो मेन बात है ना कि भाई अष्टक पूरा करना तो सेकेंड, मतलब वो बाद का बात है। मेन हमको क्या देखना रहता है कि भाई कोश पूरा होना चाहिए। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो पहले में अगर 2 पूरा हो गया और कोश अगर पूरा हो गया तो ये स्टेबल रहेगा। ठीक, दूसरे में 8 भरना है। ठीक, तो भाई हर एलिमेंट चाहता है हमारा दूसरा सेल कम से कम पूरा भरा रहा है। ठीक, और दूसरे में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि भाई कम से कम उनका अष्टक पूरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मेन बात क्या है कि भाई कोश भरना है। ठीक, चलिए, तो हाइड्रोजन वाला समझ में आ गया होगा आप लोग को कि 2 इलेक्ट्रॉन से ही क्यों संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोश भरना चाहता है। अच्छा, इसका कोश अगर कंप्लीट करना है तो 2 काम कर सकते हैं। एक, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें। 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर बाहर निकालेंगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। ठीक, कोश पूरा। अच्छा, ये तो पहला है। दूसरा, ये है, ये क्या है कि जब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 है, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक, तो न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को आना आएगा तो ये ग्रहण करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन का बाहर मतलब दान कर दे। ठीक है, तो न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को दान में देता है। ठीक, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उसको अपना अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करना बाद का बात है, मेन बात है उसको अपना, हर एलिमेंट को अपना कोश पूरा करना है। ठीक है, हर एलिमेंट अपना कोश जो पूरा करेगा वो कैसे करेगा? भाई कार्बन करेगा तो कैसे करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा तब भी उसका कोश कंप्लीट हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर डाल देगा तब भी उसका कोश कंप्लीट हो जाएगा। तो ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन भरेगा, ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो फंसता ये मामला ना कि करेगा कौन चीज। ठीक है, देखिए क्या करेगा। अच्छा, पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं कर रहा और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है। ठीक है, चलिए, इसको एग्जाम्पल थोड़ा सा हटाई दे रहे हैं। ठीक है, कार्बन जो है, यहां से एक हमारा क्वेश्चन भी बनता है अच्छा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण क्यों नहीं करता, या
4 इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों नहीं करता? पहले बात पर डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्रहण क्यों नहीं करता? ग्रहण क्यों नहीं करता? देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, हम बता चुके हैं कि ये जो होता है ये प्रोटॉन की संख्या है, ठीक, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है, मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देंगे, भाई एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा देंगे तो अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन नहीं डालते हैं, हम क्या डाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, ठीक, तो प्रोटॉन हम नहीं डाल सकते, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, प्रोटॉन नहीं। तो भाई प्रोटॉन तो 6 रह गया, इलेक्ट्रॉन दिए 10 हो गया। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ सकते, ठीक है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, अब 4 ठो एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पाएगा। यही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, बात नहीं करता, ठीक, बात समझ में आ गया? तो पहला बात ये हो गया कि ग्रहण क्यों नहीं करता। अच्छा, दूसरा बात ये हम देख लेते हैं कि त्याग क्यों नहीं करता, ठीक, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग देख करके बाद में। भाई कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों नहीं करता? देखो, त्याग लिख दे रहे हैं ना, मतलब वही समझ जाइएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों नहीं करता। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो 118 में 6 बहुत छोटा नंबर है। अब उस बहुत छोटे में नाभिक जो होगा इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पकड़ा होगा, 6वें नंबर पे ही है, बहुत आगे तो है नहीं, तो इसका साइज बहुत बड़ा तो होगा नहीं। तो दिक्कत क्या है कि नाभिक जो है, जो जेफ है इसका, उन्होंने बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है, मान लीजिए बहुत छोटा है, ठीक, ये नाभिक इसको बहुत तेजी से पकड़ा है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। पहला हम किसी मतलब निकाल भी लिए तो दूसरा तीसरा ये सब हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, मतलब ऊर्जा उतना कार्बन में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उतनी ऊर्जा देना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ग्रहण क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ सकते, इसलिए ग्रहण नहीं करेगा। त्याग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा है, नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी और वो एनर्जी देना हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है, इसलिए न तो ग्रहण करेगा न तो त्याग करेगा, ठीक। तो बात फंसता है कि भाई करेगा कौन चीज, तो वहीं पे एक बात आता है जिसका नाम है सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो ये साझा करता है, क्या करता है? साझा करता है, भाई न तो ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन न तो त्याग कर रहा है, तो क्या करेगा? अब साझा करेगा, ठीक। अब है एग्जाम्पल जो हम लिखे थे पहले, CH4 वाला मीथेन, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन 2 3 4, ठीक ठीक, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट हो जाता है तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन भाग नहीं जाता, ठीक है, ऐसा नहीं कि ले लिया तो अब इसको नहीं मिलेगा, ठीक। देखिए यह क्या होता है, इसका हल्का सा शिफ्ट इधर, ये हल्का सा इधर की ओर शिफ्ट होगा, ये हल्का सा इधर की ओर शिफ्ट होगा, ठीक। तो ये हल्का सा इधर के ऐसे मतलब शिफ्ट होता है, ये हल्का सा आगे शिफ्ट होगा, ये इधर, मतलब जो होगा वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस कार्बन से भी लगे रहेंगे और इस हाइड्रोजन से भी लगे रहेंगे, ठीक। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, मान के लीजिए ये हो ही रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लिया कार्बन का, अब कार्बन कहता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा ले लिए, तुम बैलेंस हो गए, हमको भी बैलेंस करो, तो अपना इसका चार्ट हो जाए, एक तो हाइड्रोजन का लेगा, एक हो इस हाइड्रोजन का, एक हो इस हाइड्रोजन का, एक हो इस हाइड्रोजन का। तो अब देखिए कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन 1 2
3 4 मतलब 1 2, इसका भी 1 2, इसका भी 1 2, ठीक। एक कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। चाहता भी था हमारा राष्ट्र कंप्लीट हो जाए, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, शेयर कर दिया, दे नहीं दिया। जैसे आप अपनी कॉपी शेयर करने का मतलब दे थोड़ी देते हैं, वो तो आप ले लेंगे ना, ठीक है। तो वो चीज समझ में आ गया। या इसको ऐसे समझिए, जैसे छोड़िए, इसी तरीके से समझ लीजिए, है ना। वो एग्जाम्पल उतना बेहतर नहीं है। देखिए, ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ भी है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ भी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है, इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है। या ऐसे सिंपल में समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो कार्बन के पास वाला है, ठीक है, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक, और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन अपने ले लिया, ठीक, बस समझ आ गया। तो अब हुआ क्या, इससे दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से ना एक सिंगल बॉन्ड बनता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, CH H H H। इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। सिंगल बॉन्ड को या एकल बंध को क्या कहते हैं, सिग्मा बंध। और सिग्मा बंध क्या होता है, मजबूत होता है, ये जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। सिग्मा बंध कैसा होता है, मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब पूरा नहीं दे दिया, शेयर किया उसके साथ बस, ठीक है। तो बना क्या, सिंगल बॉन्ड बना, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, और उस सिंगल बॉन्ड को क्या कहेंगे, सिग्मा बंध। और सिग्मा बंध कैसा होता है, मजबूत होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दो दो बॉन्ड शेयर हो, ठीक, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी हाँ 6 होते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसमें होता है एक सिग्मा और एक पाई, ठीक, एक सिग्मा और एक पाई। अगर मान लीजिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, जैसे नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, 1 2 3, ठीक, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो यहाँ पर होता है एक सिग्मा, ठीक, सॉरी एक सिग्मा, ऊपर वाला सिग्मा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पाई, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, पाई नहीं होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा 1 पाई। ये बात याद रखिएगा कि कौन सिग्मा कौन पाई, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। डबल बॉन्ड में नीचे वाला सिग्मा होता है, ऊपर वाला पाई, ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला पाई, ठीक। पाई बंध जो होता है वो सिग्मा से कमजोर होता है, ठीक है। सिग्मा बंध से कमजोर होता है कौन, पाई बंध, ठीक। ये जल्दी टूट जाता है, इसको थोड़ा सा हिट देंगे तो टूट जाएगा, लेकिन सिग्मा बंध जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये हमारा था सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या हुआ, जहां इलेक्ट्रॉनों के बराबर, जहां इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी होगी वहां पर सहसंयोजी बंध होगा, ठीक। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो एक सिग्मा एक पाई बनेगा, और ट्रिपल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो एक सिग्मा और 2 पाई बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसमें हम यही बता दें कि कार्बन जो है वो क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं करता और त्याग क्यों नहीं करता है, ठीक। ये सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है, सहसंयोजी बंध से जो कंपाउंड बनता है उसी को सहसंयोजी यौगिक कह देते हैं, ठीक। बात समझ में आ गया। चलिए इसको करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक टॉपिक और समझा दे रहे हैं, उप सहसंयोजी यौगिक। फिर उसके बाद दोनों लिखवा देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए, उप सहसंयोजी यौगिक क्या होता है। देखिए, उप सहसंयोजी यौगिक यह भी सहसंयोजी बंध की तरह ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से मान लीजिए
कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक, इसके बाद पास 8 इलेक्ट्रॉन है पूरा पूरा, और यहाँ पर कोई वाई है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, तो ये अपना जो लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है, और समझा गया। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक लोन पेयर, लोन पेयर को एल डॉट पी से दिखाते हैं। तो ये क्या करता है, अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, दे देता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए दे देगा, देता जरूर है, लेकिन कहता है जब हम मांगेंगे तो हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो चूंकि किया तो डोनेटे है, ये हो गया दाता और ये हो गया ग्राही। तो दाता क्या किया, अपना एक लोन पेयर पूरा का पूरा डोनेट कर दिया, डोनेट एकदम कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है, उसको जब चाहिए तो ले भी लेगा, ठीक। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है, जो देता है पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ना, तो जो देता है, जो लेता है उसकी तरफ एरो बन जाता है, ठीक। और इसी बंध को कहते हैं उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। और जिस बंध में मतलब जिसमें उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है उस यौगिक को कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक, ठीक। चलिए, उम्मीद है आप इतना बात समझ गए होंगे। अब हम सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध दोनों का डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सहसंयोजक बंध क्या है, या कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, यह बंध भाग लेने वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बराबर शेयरिंग से बनता है। अभी बताएं, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की बराबर शेयरिंग होगी वहां पर क्या बनेगा, सहसंयोजक बंध, ठीक। यह दो तरीके से बन सकता है, अच्छा, दो टाइप से बनेगा ना, या तो हो सकता है एक ही परमाणु की साझेदारी हो, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक, या अलग अलग परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, ठीक है। तो या तो एक ही परमाणु हो सकता है और या तो अलग अलग परमाणु हो सकता है, ठीक। सहसंयोजी बंध के गुण क्या होता है, देखिए, सहसंयोजी बंध भी एक शक्तिशाली बंध होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड से कम शक्तिशाली होगा, ठीक। जल में घुलता नहीं है सहसंयोजी बंध, जिस कंपाउंड में होगा वो पानी में नहीं घुलेगा। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सहसंयोजी बंध का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। सहसंयोजक बंध के प्रकार क्या है, देखिए, एक मिनट, सहसंयोजक बंध के प्रकार क्या है, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, जैसे CH4 में हम अभी आपको बताए थे पीछे एग्जांपल में, ठीक, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एकल सहसंयोजक बंध, जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। द्वि सहसंयोजक बंध क्या है, जहां पर डबल डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अच्छा, इसका एक CH डबल बॉन्ड CH वाला आप लोग बनाइएगा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। ट्रिपल बॉन्ड क्या है, जहां पर 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, नाइट्रोजन वाला जो बताए थे आपको, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बनेगा वो एकल सहसंयोजक बंध, 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो द्वि सहसंयोजक बंध, और 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो ट्रिपल सहसंयोजक बंध। यही सहसंयोजक बंध है जो आपको पीछे हम बता चुके थे। अब हम आते हैं उप सहसंयोजक बंध पे, ठीक, ये बस थ्योरी है, जितना समझाना था हम पीछे समझा चुके हैं। देखिए, यह एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दे ही रहा है, साझा ही तो कर रहा है, जिसमें साझा इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु से आता है, किसी परमाणु से पूरा का पूरा एक लोन पेयर चला जाएगा और बंध बनाता है, ठीक। दाता परमाणु का अष्टक पूरा होना चाहिए और इसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं NH3 व BF3 में, NH3 और BF3 में देखते हैं N, और ये हो गया 3H, 1H 2H 3H, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म बच जाता है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है FF, ठीक, B और इसके साथ 3F जुड़ गए, BF3, और यहाँ पर NH3। अब यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ना, ये क्या हो जाता है, ये इसके साथ साझा हो जाता है, ये बोरान के साथ क्या हो जाएगा, साझा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है इसको कहते हैं उप सहसंयोजी बंध, ठीक। और ये पूरा का पूरा एक अपना लोन पेयर, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं लोन, इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, पूरा पूरा अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया,
ठीक है, तो इसको कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। ठीक, अब हम आते हैं अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जिसका नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आज केवल हम थ्योरी पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, एक लेक्चर ये पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है, इसमें कुछ आपको क्वेश्चन नहीं है, पूरा थ्योरी है। ठीक, चलिए तो अब हम आपको समझाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। इसमें हो सकता है आपको कुछ स्टेप समझ में आए, हो सकता है कुछ स्टेप समझ में ना आए, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर वो सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लुईस डॉट संरचना। देखिए लुईस डॉट संरचना क्या कहता है, केवल स्टेप है, याद करते जाइए भी। ठीक है, जब भी हम संरचना बनाएंगे, जब भी हम संरचना बनाएंगे, ठीक है, तो हम बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। संरचना बनाते समय आपको बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन देखना है। ठीक, पहला बात। दूसरा, जो लुईस बिंदु संरचना है, यह मतलब लुईस बिंदु संरचना अष्टक नियम पर आधारित है, अष्टक नियम पर आधारित है। ठीक, लेकिन यहीं पे एक और बात, जो सेंट्रल एटम होंगे, ठीक है, जो केंद्रीय परमाणु होंगे, केंद्रीय परमाणु, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम, या इसको शॉर्ट में कहते हैं सी डॉट ए। हम इसलिए बता रहे हैं कि अब हम सी ए लिखेंगे। ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम होते हैं वे अष्टक, मतलब केंद्रीय परमाणु के लिए अष्टक नियम अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। मतलब जो केंद्रीय परमाणु होते हैं वो अष्टक नियम को ब्रेक कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। ठीक, अब अनिवार्य नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 कंपल्सरी होना, उससे ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये अष्टक नियम पर आधारित है। अच्छा, एक चीज और इसमें, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन केवल 2 इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट होता है। ठीक, तो किसको छोड़ देंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसके बाद एक केंद्रीय परमाणु के लिए अष्टक नियम अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनिवार्य नहीं है, ठीक है, किंतु यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। कुछ बात और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और कि हमको सेंट्रल एटम पता कैसे चलेगा कि सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु को जानने के लिए कुछ बात जानिए। सेंट्रल एटम पता करना कैसे करेंगे, देखिए सेंट्रल एटम कैसे पता होगा, तो जिसका पहला बात, अगर मान लीजिए कोई संख्या में कम है, जो संख्या में क्या हो, कम हो, ठीक, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक, या परमाणु क्रमांक ज्यादा हो, ठीक, या उसका आकार ज्यादा हो। तो ये सब बात ध्यान देंगे, किस चीज के लिए, आकार ज्यादा हो। ठीक, संख्या में कम होना चाहिए, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो, परमाणु क्रमांक ज्यादा हो, या आकार ज्यादा हो। ठीक है, पहला पॉइंट, ये सब पहले में। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो कॉर्नर एटम होंगे, कॉर्नर एटम का अष्टक पूरा होना चाहिए। ठीक, कॉर्नर एटम का अष्टक पूरा होना चाहिए, उल्टा लिखा नहीं रहा कैसे,
कॉर्नर एटम का अष्टक क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ठीक है बात। अच्छा हाँ, एक चीज और, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन अगर कॉर्नर पर रहेगा तो उसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 तो नहीं। ठीक है, इसलिए लिखा है हाइड्रोजन को छोड़कर। अच्छा तीसरा, जो केंद्रीय परमाणु होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु अपनी अधिकतम संयोजकता में रहने का प्रयास करते हैं। संयोजकता मतलब कोवेलेंसी, संयोजकता में रहने का प्रयास करते हैं। ठीक। अच्छा कुछ बताओ, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये थर्ड है, इसके नीचे लिख लीजिएगा 4 और 6। ठीक, अगर प्लस है ना, तो प्लस चार्ज किस पे लगता है, केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर प्लस चार्ज होता है। अगर प्लस चार्ज लगा है तो केंद्रीय परमाणु पर प्लस होगा। ठीक, और अगर माइनस चार्ज है तो वो कॉर्नर एटम पर होगा। कॉर्नर एटम पर माइनस चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। वीई मतलब होता है NEGATIVE, तो वीई और माइनस मतलब माइनस वीई का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर प्लस चार्ज है तो केंद्रीय परमाणु पे होगा, और माइनस चार्ज है तो ये कॉर्नर एटम पे होगा। ठीक, चलिए तो एक बार फट से हम लुईस संरचना को देख लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक पर अभी बात करेंगे कि जो संयोजकता है ये क्या है। ठीक है, अभी प्रेजेंट देख लेते हैं सब। देखिए संरचना बनाते समय हम वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। ठीक, संरचना बनाते समय आप किसको देखेंगे, वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन पता है ना, अभी कार्बन में डिस्कस हुआ था, ये जो सबसे बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको वाह्यतम कोश कहते हैं। यह अष्टक नियम पर आधारित है, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर कंप्लीट हो जाता है। केंद्रीय परमाणु के लिए अष्टक नियम अनिवार्य नहीं है, किंतु यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि जो सेंट्रल एटम है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ठीक, अब सेंट्रल एटम जो है या केंद्रीय परमाणु जो है उसको हम पता कैसे करेंगे, तो कंपाउंड में जो कम होगा संख्या में वो हो सकता है सेंट्रल एटम, या जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है वो हो सकता है, परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा है, या आकार में जो ज्यादा है। ठीक, तो ये 4 फैक्टर है जिससे पता चलता है, सॉरी ये कुछ फैक्टर है जिससे पता चलता है कि कौन सेंट्रल एटम है। ठीक है, कॉर्नर एटम का अष्टक पूरा होना चाहिए भाई, जो साइड साइड में है। कॉर्नर एटम मतलब जैसे ए, ठीक, अब ऐसा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 जगह इसे लगेंगे ना उसको कॉर्नर एटम बोल रहा है। ठीक, तो कॉर्नर एटम का अष्टक पूरा होना चाहिए हाइड्रोजन को छोड़कर। केंद्रीय परमाणु अपनी अधिकतम संयोजकता में रहने का प्रयास करते हैं। अब हमको इसी पॉइंट को डिस्कस करना है। ठीक है, अभी इस पे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए केंद्रीय परमाणु है कोई, जैसे NO3 प्लस ऐसा कुछ लिखा है, ठीक, तो ये प्लस ना नाइट्रोजन के साथ है। ठीक, और समझ में आ गया, और कॉर्नर एटम पर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, तो ये लुईस संरचना का लुईस बिंदु संरचना का कुछ पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग को फिगर बनाने में आसानी होगा। ठीक, इसको थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, हाथ उंगलियों को कष्ट दे लीजिए। ठीक है, उंगली को कष्ट तो दे ही रहे होंगे ना स्क्रीनशॉट लेके। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि जो कोवेलेंसी है वो क्या है। तो देख लेते हैं संयोजकता या कोवेलेंसी क्या होती है। देखिए सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की साझेदारी होती है, साझेदारी होती है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब जो परमाणु है ये कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है सहसंयोजक बंध को बनाने में, जैसे ऑक्सीजन को देखेंगे तो, अच्छा चलिए, ऑक्सीजन की अधिकतम संयोजकता 2 होती है, लेकिन ऑक्सीजन 2 तरीके का बॉन्ड बनाता है, किसी के साथ एक ही बॉन्ड बनाता है और किसी के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक, समझ में आ गया। सल्फर की अधिकतम संयोजकता 6 होती है, लेकिन ये 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 भी बनाता है और 6 भी बनाता है। ठीक,
नाइट्रोजन की संयोजकता 5 होती है, ठीक। तो या तो 3 बनाएगा या तो 4 बनाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। 5 कभी नहीं बनाएगा, 5 नहीं, ठीक है, या तो 3 बनाएगा या तो 4, ठीक। फास्फोरस, फास्फोरस 3 बनाएगा या तो 5 बनाएगा, ठीक। सबका एग्जाम्पल है, जैसे NH3 देखे होंगे, NH4 देखे होंगे, ठीक, PCl3, PCl5, ये है ना। कार्बन 4 ही बनाता है, सिलिकॉन 4 ही बनाता है, क्लोरीन 1 भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है और 7 भी बनाता है, ठीक। समझ में आ गया। ये आप जनरल देखे होंगे, ये नहीं दिखेगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसकी अधिकतम संयोजकता है वो, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इससे आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर, ठीक। ये याद रखे रहिएगा कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी अधिकतम संयोजकता 2 होती है और वो कितना बॉन्ड बना सकता है, 1 या 2। सल्फर की अधिकतम संयोजकता 6 होती है और वो कितना बना सकता है बॉन्ड, 2, 4 या 6। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता होती है 5 और वो बना सकता है 3 या 5। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं होता है, इसको नोट में लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब 5 बॉन्ड नहीं बनाता, वैलेंट नहीं होता, ठीक। लेकिन ये जो फास्फोरस है ना, फास्फोरस पेंटावैलेंट हो सकता है, पेंटावैलेंट हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर जो पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल पार्ट था वो समाप्त होता है, ठीक, जिसमें आपको सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया गया, ठीक है। बहुत सारी जगह आपको सहसंयोजी और उपसहसंयोजी बंध नहीं बताया जाएगा, ठीक है, हालांकि वो इजी भी है, आप 10 में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, इसलिए हो सकता है नहीं बताते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा काम है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको एक कंप्लीट वे में पूरा करें, चाहे वो आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, जितनी भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आती है वो हम प्रोवाइड करें आप लोगों को, ठीक है। जो भी थ्योरी है आप जो लिखा जाता है उसमें से देख कर लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस थ्योरी को अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इन्हें कि किसी के स्कूल वाले लिखवा दी तो कहीं ये थ्योरी नहीं है, तो अब वो आपका 8 तक वाला नहीं है ना कि जो लिखवा दिया गया वही है, ठीक। अब आप 11th में है, ठीक है, 9th 10th से ही ये चीजें देखते हुए आए होंगे। अभी आप 10th का जब एग्जाम में दिए होंगे तभी आप एक चीज गौर किए होंगे, ठीक है, कि 10 जगह से 10 अलग अलग प्रकार का थ्योरी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स से निकलना चाहिए, आप थ्योरी अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है बात। चलिए, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि जो लुईस बिंदु संरचना होता है वो कैसे होता है, कैसे बनता है, बहुत ही इजी वे में डिस्कस किया जाएगा उसके विषय में, ठीक है। और उस लेक्चर के बाद आप लोग को लुईस डॉट संरचना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। उसमें हम 6 से 7 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक, और 6-7 क्वेश्चन कराने के बाद आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देंगे, ठीक है, और आप लोग उसको पूरी ईमानदारी से करिएगा, ठीक है। इसका संरचना बना बनाया हुआ रहेगा क्योंकि फोटो खींच के देंगे लुईस बिंदु संरचना वाला, ठीक है। चलिए, तो ये सब बात होगा अगले लेक्चर में।